तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का 10th का एग्जाम बहुत ही पास आ गया और उनको अब मुझे लगता है एक रिवीजन की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करते रहो और रिवीजन करते रहो। जिनको थोड़ा बहुत नीड है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम को मतलब वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज सबको पता है कि व्हाट इज चार्ज। किसी ने बोला तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है बच्चे। तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप इसमें इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जैसे सबको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्लियर हो गया। तुमसे किसी ने पूछा अच्छा सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसका एसआई यूनिट बच्चे होता है, इसको कूलॉम भी बोल सकते हो और इसको और क्या बोल सकते हो, कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करोगे नेक्स्ट आपके पास में, इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपके पास में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में बात करोगे। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की अगर बात करोगे तो इससे पहले आपको कुछ और भी बात पता होना चाहिए कि भैया अपने पास यहाँ पे अगर साइड में बात किया जाए तो क्या पता चलेगा, अपने पास पता चलेगा कि टाइप ऑफ चार्ज भी सर डिस्कस कर ही दो। तो टाइप ऑफ चार्ज, तो एनीवन जो कि फटाफट कमेंट कर पाए कि टाइप ऑफ चार्ज कितने होता है, तो तुम्हें अगर पता चले तो भैया अपने पास क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होता है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपके पास निगेटिव चार्ज। तो बोलोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आप बोल दोगे कि निगेटिव चार्ज। तो बेसिकली चार्ज कितने टाइप का हो गया आपके पास में, दो टाइप का हो गया, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो भैया आप सबको पता है पहला पॉइंट क्या है, कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करोगे तो लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल्स, इनको कंपटीशन पसंद नहीं है, एक जैसे दो लोग नहीं होने चाहिए। और इसमें अगर सेकंड पॉइंट तुमसे बोला जाए तो बोलोगे क्या, कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। वेरी गुड। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपसे तुमसे पूछा जाए तो थर्ड पॉइंट में आप क्या बोलना चाहोगे, बोलोगे कि सर थर्ड पॉइंट तो हमें पढ़ाया गया है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या हो गया बच्चे, थर्ड पॉइंट इज योर चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, तो मान लो अगर तुम्हारे सर के ऊपर 10 कूलम है, तुमने किसी को टच किया तो तुम्हारे में से 2 कूलम उधर चला गया, तो आपके पास बच गया 8 कूलम, उनके पास बच गया 2 कूलम, तो टोटल अभी भी 10 कूलम चार्ज है। इसका मतलब यही हुआ चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब एक दूसरे में अलग अलग बंट जरूर सकता है लेकिन टोटल समेशन हमेशा बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो आपके पास 10 कूलम है, किसी को 2 कूलम रख दिया आपने, तो आपके पास बच गया टोटल 8 कूलम, लेकिन 8 + 2 अभी भी कितना है, 10 है। इसके बाद में अगर फोर्थ पॉइंट बोला जाए तो तुमसे पूछा जाए चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या होता है बच्चे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हालांकि 10th क्लास में चार्ज इज क्वांटाइज्ड ये तुम्हारे लिए सही है, लेकिन चार्ज क्वांटाइज के बारे में इन फ्यूचर जानोगे कि बहुत झोल है इसमें। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है बच्चे, तो मान लो तुम्हारे पास में कि चार्ज को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब क्या है, हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मान लो तुम हो तो तुम्हारे जैसे 5 आदमी बोल सकते हो, ठीक है, 5.5 इंसान नहीं बोल सकते हो। तुमसे बोला जाए तो बोलोगे, अगर दुकानदार के पास गए तो बोलोगे मिल्क का पैकेट चाहिए, तो कभी नहीं बोलोगे आधा मिल्क का पैकेट, 2 थप्पड़ लगा के वहीं पे भगा देगा। यानी कि बात समझ में आ गई कि अगर मिल्क का पैकेट लेना है मुझे क्वांटाइजेशन में, मतलब 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, आधा मिल्क का पैकेट नहीं मिलेगा तुम्हें। वैसे ही चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और इसमें क्या है बच्चे, आपके पास नेक्स्ट है, तुमसे सबसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा। स्मॉलेस्ट चार्ज इज 1 ई, और स्मॉलेस्ट चार्ज इज 1 ई, और 1 ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर तुमसे यहाँ पे अगर बोला जाए चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, तो तुमसे किसी ने पूछा, किसी ने, तो बोलोगे कि सर Q इज इक्वल टू होता है N×E, ठीक है। तुमसे अगर किसी ने पूछा अच्छा मास्टर एक बात बताओ, इसमें इसमें अगर बात की जाए साइड में, साइड टॉक थोड़ा कर लेते हैं। साइड आउट करोगे तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, क्या है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एन आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू एन ई। अब इसमें से अब तुमसे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है। चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया, स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू आप लोगों को याद हो गई। अब तुमसे पूछा गया कि भाई एक एग्जाम्पल ले लो सर। मान लो आपके पास में, बच्चे ध्यान से सुनना है, 1 कूलम चार्ज है। तो पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको क्या फॉर्मूला है, बोलोगे कि सर Q इक्वल्स टू एन इंटू ई लिख सकते हो। आपको Q की वैल्यू दिया है 1, तो हमें पता है 1 इक्वल्स टू आएगा एन इंटू ई। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे, कि आएगी एन की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/e। अब तुम्हें यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो अगर याद नहीं रहा तो तुम्हें बाद में एग्जाम में सर फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू जो होती है 1/e, 1/e की वैल्यू सॉल्व करोगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय स्वीट फ्रेंड्स, ये वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 आ जाएगा आपके पास में 18। तो एक बात याद रखना है, किसी ने पूछा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बोलोगे 6.25 इंटू 10⁻18। इसके इनफाइनाइट फायदे हैं, इसीलिए याद होना चाहिए। तुमसे किसी ने पूछा कि एग्जाम्पल मैंने 2 लिया और मैंने पूछा कि ये बताओ 2 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि सर 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो फटाफट आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये याद नहीं है तो मान लो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे ही तुमसे किसी ने पूछा, एग्जाम्पल थर्ड पूछा कि 1.5 कूलम में कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो आपने अभी बोला था 1 कूलम का हमें पता है, तो आएगा आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ गई, किसी ने भी पूछा तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आराम से निकाल सकते हो। अरे भाई समझ में आ गई बात, हाँ या नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात किया जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात करोगे बच्चे, तो आपके पास में याद रखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक होता है आपके पास में आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, मत बोल देना। टाइप ऑफ मटेरियल यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और मतलब कि हाँ, कुछ करने के बाद फ्लो हो सकते हैं। तो इसमें बोलोगे तो देयर आर 3 टाइप्स। कितने बात कितनी है बच्चे, तो इसमें लिख सकते हो 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर आ गया, इसके बाद आएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर, और तीसरा आ गया सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल आपका मेटल हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका वुड हो गया। कौन सी, सूखी हुई, याद रखना है, ड्राई वुड। और इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गया। अब तुम्हें ये क्यों जानना है, तो याद रखना है, व्हाट इज, किसी ने पूछा व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर वो है जिससे करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर वो है जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, सेमी कंडक्टर वो है जिसमें थोड़ा कुछ कुछ करने के बाद में उससे भी करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गया कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले कंडक्टर चाहिए। तो कंडक्टर में मेटल जैसे जैसे सोना हो गया आपके पास, चांदी हो गया आपके पास, एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत ही अच्छा क्या है आपके पास कंडक्टर है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, टाइप ऑफ मटेरियल आपका हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट इफ यू आर डिस्कसिंग, तो फाइनली आपका आता है डेफिनेशन, क्या होता है करंट का डेफिनेशन, क्या होगा करंट। तो किसी ने के पूछा कि व्हाट इज करंट, तो सीधा सीधा जो भी बहता है, ठीक है, समय के साथ जो भी बहता रहता है उसी को बोलते हैं करंट। जैसे पानी बह रहा है तो वाटर करंट बोल सकते हो, हवा बह रहा है तो एयर करंट बोल सकते हो। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कुछ भी जब बहता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलोगे सिंपल सा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। तो किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट इज करंट, तो क्या बोलोगे आंसर, सिंपल सा बोलोगे कि सर मान लो ये आपके पास में पेन है, इस पेन से इधर से जितना इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे कट करूंगा, कट करके मैंने सर देखा, कट करके देखा तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एवरी सेकेंड,
उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोल देंगे। मान लो 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो क्या बोलेंगे अपन बच्चे, 10 डिवाइड बाई 1 सेकंड, यही हो गया आपके पास करंट। बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं? तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि सर करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट हो जाएगा Q डिवाइड बाई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये अपना आ गया, करंट आ गया यहाँ पे। तो Q डिवाइड बाई, ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, ऊपर आ गया चार्ज, नीचे आ गया आपके पास क्या है बच्चे, टाइम आ गया। तो ये फ्लो ऑफ, जहां भी रेट ऑफ चेंज की भी बात कर सकते हो, फ्लो ऑफ चेंज। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोल सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोल सकता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक डेफिनेशन है, ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा ये। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी ने पूछा व्हाट इज करंट, तो बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे, तुमसे किसी ने पूछा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आप यूनिट सिंपल सा बोलोगे, सर 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 क्या सर, ऊपर चार्ज है तो कूलाम आएगा, नीचे टी है तो सेकंड आएगा, तो ऊपर कूलाम बाई सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गुलाम बाई सेकंड भी लिख सकते हो। और तुमसे पूछा और क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एम्पियर था, तो उनका इज्जत रखने के लिए इसका यूनिट एम्पियर के नाम पे भी दूसरा क्या हो सकता है, एम्पियर भी बोल सकते हो। या इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए से। तो याद रखना है, करंट का यूनिट एक तो कूलम पर सेकंड होता है, एक एम्पियर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड और फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, क्यू बाई टी होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि Q की वैल्यू क्या होता है, एन ई बाई टी होता है। तो अगर आपको ये याद रहे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, Q यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी, चार्ज है। T यहाँ पे क्या है आपके पास, टाइम है। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज N, तो बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता होना चाहिए। इसीलिए अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुम्हें, आप तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, बोल रहा है कि 2 एम्पियर flows in 5 seconds, find charge flown and number of electrons passed। अब देखो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, 5 सेकंड, फाइंड द चार्ज फ्लो। तुम्हें बोलोगे अच्छा सर, अभी अभी आपने बताया था आई की वैल्यू आती है क्यू बाई टी और एन ई बाई आता है टी। अब तुम्हें यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, क्या करंट दिया है अपने को। यस, किसी बच्चे को एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आए तो पहला प्राइम ड्यूटी क्या है, सारी वैल्यू लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा करना क्या है। तो आई की वैल्यू है बच्चे 5। अच्छा, टाइम, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ले लिया, चार्ज बाई टाइम 5, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 कूलम। आ गई बात। अब तुमसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी बच्चे अच्छे हैं उनको पता है कि सर आपने ये भी सिखाया था हमें कि Q इक्वल्स टू एन ही किया जा सकता है, और यहाँ से एन की वैल्यू आएगी Q बाई ई, और आएगा भाई 10 डिवाइड बाई ई। जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट समझदार हैं उनको बोला था एक वैल्यू याद रखना है कि भैया 1 बाई ई की वैल्यू क्या आती है, तो वो हमें पता है 1 बाई ई की वैल्यू क्या आती है, 6.25 इंटू 10⁻18। तो जैसे ही ये तुमने किया, तुम्हारा फट से आंसर आ गया, और फट से आंसर आ गया, सट से तुम्हारे को नंबर मिल गया, और सट से आंसर मिल गया तो तुम आराम से खुश हो गए, तो ये आंसर आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये किसके बारे में है भैया, ये आपके पास आ गया कि अगर तुमसे पूछा करंट दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पूछा, तो आराम से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? आराम से पेशेंस के साथ में पढ़ो और नोट्स बनाते रहो, ऐसे नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन नोट्स अपना भी बनाते रहें आप। तो ये हो गया करंट। अच्छा, अब करंट हो गया आपके पास, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए। अब इसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट, तुमसे किसी ने पूछा, अब ध्यान से सुनो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल, और ठीक है, पोटेंशियल बोल सकते हो। तो तुमसे किसी ने पूछा कि भाई पोटेंशियल क्या होता है, तो बोल सकते हो, सिंपल सी बात है बच्चे, ये डेफिनेशन तुम्हें देना है। अच्छा, तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सिंपल, मान लो आपके पास पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी
टू मूव समथिंग, ठीक है, एबिलिटी टू डू समथिंग। जैसे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम 10th क्लास में सीबीएसई टॉप कर सकते हो, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन टॉप कर सकते हैं, वो पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल इज यूजलेस अनटिल आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम सब दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन जब तक उसमें क्या करोगे, मेहनत का तड़का नहीं लगाओगे, तब तक वो बनने वाले नहीं हो। पोटेंशियल बेसिक एबिलिटी है चार्ज को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो पोटेंशियल, किसी ने पूछा कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो बोल सकते हो कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit charge from one place to another, ठीक है। इसी को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल। अब तुम में से कोई बोलेगा सर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बोल सकते हो, पोटेंशियल पूछा तो बोल सकते हो एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट रेफरेंस लोगे तो पोटेंशियल बोल देते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते हो तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे इसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, तो पोटेंशियल आएगा तुम्हारे पास वर्क डिवाइड बाई का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, वर्क डिवाइड बाई का चार्ज। डेफिनेशन क्लियर होगा मुझे लगता है। तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे, क्यू इंटू वी आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्क की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू वी आ गया। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो। किसी ने पूछा तुमसे कि क्या है व्हाट इज वर्क, तो बोलोगे चार्ज इंटू पोटेंशियल। अच्छा, अगर मान लो पोटेंशियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क की वैल्यू आएगी वो क्यू इंटू डेल्टा वी भी लिख देते हैं। अब तुम्हें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कौन कहाँ लगाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक जगह 1 और 2 दिया है तो 2 - 1 कर लो, एक जगह 3 और 5 दिया है तो 5 - 2 कर लो, ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, सिंपल सा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो तुमसे किसी ने पूछा तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि अब तुमसे किसी ने पूछा अच्छा सर इसका यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो यूनिट के बारे में बात करोगे, नन्हे मुन्ने बच्चे, दांत तुम्हारे कच्चे, तो बोलोगे तो देखोगे कि सर वो इसका एक तो यूनिट वोल्ट हो जाता है, ये भी बेचारा वोल्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए एक यूनिट तो वोल्ट हो गया। दूसरा ऊपर वर्क है और नीचे चार्ज है, वर्क का यूनिट क्या होता है मेरे भाइयों, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसको बोल सकते हो जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब तुमसे किसी ने पूछा, कभी कभी पूछ देते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पैटर्न याद रखना है, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे क्वेश्चन आता है और तुम लोग लुढ़क जाते हो, बिल्कुल तो लुढ़कना नहीं है, बता रहा हूँ कैसे। फॉर्मूला देखो क्या है, तो बोलोगे सर 1 वोल्ट के लिए क्या होना चाहिए, वर्क 1 जूल होना चाहिए और चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड बाई 1 वर्क इज जूल, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए आपको एक दो नंबर जो भी है मिल जाएगा। क्या बोलोगे, 1 जूल ऑफ वर्क is done to move 1 coulomb charge from one place to अनदर। काम खत्म, इतना लिख दिया, एग्जामिनर खुश, तुम भी खुश। कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में ये क्लियरली रहता है कि यूज योर ओन, मतलब ब्रेन ओन थॉट। तो इसीलिए अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हो, उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए बस। जैसे अगर मान लो इसमें आपसे तुमसे पूछा गया कि सर एक काम करो, एक एक जो एग्जाम्पल हो जाए, तो मैं बोलूँगा एग्जाम्पल हो जाए भाई, मुझे भी मजा आता है एग्जाम्पल में। तो मान लो आपके पास में बच्चे क्या है यहाँ पे, अच्छा अब एक यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे तुमसे ध्यान से सुनना है। मान लो यहाँ पे है तुम्हारे पास -5 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट है। मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके चला गया, 2 कूलम चार्ज को लेके चला गया ए टू बी। मैंने पूछा कि वर्क क्या होगा ए टू बी, तो तुम बोलोगे सर आपने बताया था क्यू
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, माइनस का माइनस 5 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 11, दैट इज कितना आ गया, 22 आपके पास जूल आ गया। आई बात समझ में, हाँ या नहीं? इसके बाद में अगर आपके पास में नेक्स्ट देखा जाए, तो अगर तुमसे किसी ने नेक्स्ट पूछा कि अच्छा सर ये तो ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दो। मान लो ये -2 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, अब मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ 3 कूलम चार्ज को, तो क्या होगा वर्क डन? तो बोलोगे कि सर वर्क तो आपके पास फॉर्मूला याद है हमें, क्यू वी फाइनल माइनस क्यू वी इनिशियल होता है। वी फाइनल 3 कूलम हो गया, ये आ गया 6 माइनस ऑफ का -2, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आराम से 24 जूल आ गया। कितना आ गया, 24 जूल। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ध्यान रखना है, इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन को, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, मूव इलेक्ट्रॉन्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात सोच के देखो, मान लो कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन पागल थोड़ी हो रखा है कि वो ऐसे ही अपने आप मूव होगा। देखो इन जनरल किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर वो बैटरी ना हो तो भी इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे नहीं रहता है, लेकिन उसके वजह से कोई करंट नहीं आता है मेरे डियर फ्रेंड। बात समझ में आ गई? मतलब इवन बैटरी नहीं है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लेकिन उसका वजह से कोई करंट नहीं आता है, उसके वजह से एवरेज करंट 0 हो जाता है। तो तुम बोलोगे सर बैटरी लगाने के बाद ऐसा क्या होता है? तो ध्यान से सुनना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, ठीक है? हाई पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि दो पॉइंट है, दोनों के बीच में रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे भी पहले के रिस्पेक्ट पे अगर दूसरे में ज्यादा पोटेंशियल है तो वो हाई पोटेंशियल हो गया, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला है तो वो क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो यूजुअली बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनो, हाई पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसा रिप्रेजेंट किया जा कर सकते हैं समझने के पर्पज से, हाई पोटेंशियल। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को बच्चे बहुत बार क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे प्लस से। अब ध्यान से सुनना, तुम खुद ही आंसर दे दोगे, इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लो पोटेंशियल को यूजुअली सर्कल जरूरी नहीं है भाइयों, माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है, बट किया जाता है समझाने के पर्पज से। अब सोच के, आप खुद सोच के देखिए, मान लो कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिपल करेगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपल कौन करेगा? तुमको अभी अभी बताया गया था, जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव को पसंद नहीं करता है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव विल रिपेल, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ होता है। तो आप खुद सोच के बताइए, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चे मूव? थोड़ा सोच के बताओ, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बेचारा जाएगा इधर की तरफ आपका। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया है, इसका मतलब कि करंट किस डायरेक्शन में होगा? करंट एक्चुअली में क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में मूव होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अगला बात समझ में आएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो टू हाई। इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे मूव होता है बच्चे? लो टू हाई मूव होता है। एंड अगर बात यहीं पे किया जाए, करंट, करंट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा ये करंट कहाँ से, तो आपको एक बात समझ में आ गया। अच्छा, जब एग्जाम में कंफ्यूजन है तो समझ जाना है कि भैया लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, भगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिधर भी जाएगा करंट उसका उल्टा जाएगा, इन जनरल अभी के आपके सिलेबस में यही है। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपको और बताया जाए तो एक बात यहाँ पे और समझ में आएगी
बात करते हैं हम लोग बैटरी। देखो, अगर बैटरी की बात करोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब बैटरियों को मिला के एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है, सेल। तो एक किसी एक सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा, सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ये है आपके पास सिंगल सेल। अगर मान लो मैं इसी में क्या करता हूँ, अगर मान लो मैं इसी में कर लूँ ऐसे, 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 एंड सो ऑन, तो ये इसको मैं बोल देता हूँ बैटरी। क्या बोल देता हूँ? बैटरी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ इसको? बैटरी बोल देता हूँ। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाने चाहिए। तो जो भी है बच्चे, इसको बोल दो, ये हो गया तुम्हारा इधर वाला, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। इसको बोल सकते हो प्लस, इसको बोल सकते हो माइनस। ये आप लोगों को बात याद रखना है कि जो भी बड़ी डंडी यूज किया जाता है उसको हम लोग बोल देंगे हाई पोटेंशियल, छोटी डंडी को हम लोग बोल देंगे लो पोटेंशियल। तो बैटरी में कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। तो आप सबको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। करंट फ्लो होता है हाई टू लो। ठीक है। हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है बैटरी में क्या होता है, जिधर ये बड़ी डंडी है उधर हाई पोटेंशियल बोल दोगे, जिधर छोटी डंडी है उधर क्या बोल दोगे आप? लो पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका बैटरी। अब इसमें एक और चीज़ है आपको याद रखना है कि मान लो कोई भी बैटरी है, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। मान लो आपके पास में बच्चे कि ऐसा कोई भी बैटरी है, सपोज करो इसका कोई भी बैटरी है। तो बैटरी में बच्चे कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो ध्यान से। किसी ने बोला ये जीरो, ये वी है। किसी ने बोला सर ये V1 है, ये V1 प्लस V है। किसी ने तुमसे बोल दिया कि सर ये आपका ना, ये हो जाएगा आपके पास -V और ये आ गया जीरो। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो बातें हैं ना, ऑल आर सेम। ये सारी बातें क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप जीरो माइनस वी करोगे, यहाँ पे भी फर्स्ट केस में क्या आएगा? जीरो माइनस वी। सेकेंड पे केस में क्या आएगा बच्चे? V1 माइनस V1 प्लस वी। थर्ड केस में क्या आएगा आपके पास में? -V माइनस जीरो। तो सारे केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया है? सेम आया है। और बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, उनको लगता है कि सर सब तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम जब भी डिस्कशन हो तो अपने को क्या याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो कुछ भी मान लो, V1 V2 मान लो, जीरो भी मान लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो बच्चे, आपके क्लास में जो है, क्लास 10th में जो है, आपको एक चीज याद होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। क्या होता है बच्चे? OH। आपके पास आ जाएगा ओम्स लॉ आ जाएगा। ओम्स लॉ। अब तुमसे किसी ने पूछा कि ओम्स लॉ क्या है भाई? ओम्स लॉ सिंपल सा याद रखोगे कि अगर मान लो आपके पास में कोई भी ऐसा एक सिलेंडर है, ऐसा आपने एक सिलेंडर बना लिया, ऐसा एक, मान लो ऐसा एक सिलेंडर बना लिया, एक कंडक्टर है। ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? कंडक्टर हो गया ये। और मान लो कि यहाँ पे मैंने कंडक्टर के क्रॉस क्या किया बच्चे, एक कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है। तो अब अच्छा मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इधर से कोई ना कोई करंट जाएगा। सिंपल सा ओम्स लॉ यही बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना है, कुछ भी मतलब समझ जाओगे तो लिखना खुद से आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस applied across, potential difference applied across end of conductor, end of conductor is directly proportional to, directly proportional to current passing through it, current passing through it। मतलब क्या है, अपने को एक चीज याद रखना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? करंट। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ, ये हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? आई। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई इंटू आर, या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है जो कि हमें समझना है। तो आप अगर देखोगे बच्चे तो अगला फॉर्मूला जो आपके हिस्से में आ रहा है वो आ रहा है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जो भी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। वी क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अगर देखोगे तो वी तुम्हारा आ गया वोल्टेज, वी क्या आ गया वोल्टेज, आई क्या है अपना, आई इज योर करंट, एंड आर, आर क्या होता है, आर यहाँ पे बच्चे आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज याद रखना, अच्छा देखो मान लो कोई चीज समझा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ तो उसको मेरा सुन के लिखने से अच्छा है कि अपना खुद का लिख लो। अगर ये करोगे तो एग्जाम में तुम्हें कुछ याद करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा अगर तुमसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चे देखो रेजिस्टेंस का अगर देखोगे तो सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन बोलोगे सर, देखो किसी भी मटेरियल के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान के चलो कि अगर एक रेल का डब्बा में थोड़ा सा गेट है, उसमें एक साथ में 10 लोग एंट्री करना चाहिए, रेल का डब्बा नहीं गलत बोल दिया, मतलब कि मान लो एक रूम है, रूम के गेट से एक साथ छोटा सा रूम का गेट है, गेट से 10 लोग एक साथ एंट्री करें तो एंट्री करें, बहुत धक्का मुक्की होगा, बहुत एक दूसरे को इधर से उधर धक्का मुक्की होगा। आप लोगों को पता है भीड़ में क्या होता है, तो पतले से गलियारे से अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी को ये बिल्कुल यही जो चीज़ होती है यही होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है आपके पास, जब भी मान लो कि आपके पास में क्या है, करंट फ्लो होने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन को मूव होना होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, उनके आपस में बीच में रिपल्सन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आता है रेजिस्टेंस। तो बात समझ में आ गई, रेजिस्टेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन एट द सेम टाइम, बहुत बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ये सारे रीजंस हैं क्या रेजिस्टेंस के आने के लिए, जिसकी वजह से हमें करंट की वैल्यू जितना एक्सपेक्टेड उससे कम ही मिलती है एक्चुअली में। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो बोल सकते हो इट इज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्या लिखोगे इसमें, इट इज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तुमसे गलती से भी तुम्हारे दिमाग में आए कि सर क्या रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो याद रखना है नहीं। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि नोट करके यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, नोट लिखोगे कि रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बच्चों के मन में यही आता है सर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है क्या, नहीं है भाई, ये एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, तो अगले पॉइंट पे तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुमसे पूछा किसी ने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में बच्चे इसका यूनिट होता है पहला ओ एच एम, ओम हो जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओम हो जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर इसी को लिखना है तो तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई आई आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बोल सकते हो कि सर इसका एक और यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर। कभी कभी पूछ देते हैं, ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बात करोगे बच्चे तो वोल्ट पर एम्पियर, हाँ तो ये दो चीज़ें पता होना चाहिए आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करोगे यहाँ पे, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ,
ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो तुमसे अगर किसी ने पूछा ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा, तो बोलोगे सर ग्राफ ऑफ, ग्राफ, ऐसे इस इससे बेटर है ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर बोल लो। ओमिक कंडक्टर। तो मैं ये भी बता दिया जाएगा ये क्या होता है ओमिक कंडक्टर। तो अपने को पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, I इंटू आर। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। तो अगर मान लो मैं ग्राफ बनाने जाना चाहता हूँ V वर्सेज I, तो ये कैसा ग्राफ आएगा, ये आएगा, याद रखना है। और इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा। यहाँ पे थीटा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखना है, स्लोप बोलते हैं। और तुम्हें पता है कि सबको पता है आर की वैल्यू क्या आती है, वी बाई आई। अगर ग्राफ में देखोगे तो यही बता रहा है आपको स्लोप को। तो यहाँ से हमारे को एक बात समझ में आ गई कि स्लोप ऑफ, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोगों को बताया था कि ओमिक कंडक्टर। अब देखो बच्चे, सिंपल सी बात है कि अगर तुमको बोला जाए कि यहाँ पे याद रखो, तो ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है, ओमिक कंडक्टर। तो एक लाइन में बोल सकते हो सर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। तो सिंपल सी बात है कि कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी ग्राफ जो आया आपके पास क्या आ जाए बच्चे, वो आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए। सेकंड आपके पास आएगा नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करोगे, सिंपल सी बात, विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है। अब जैसे इसमें तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूँ कि मान लो, अब सिंपल सी बात, तो वो ग्राफ दे देता हूँ, सबसे बढ़िया है ग्राफ दे दो। तो तुमसे किसी ने बोल देगा, तुम्हें पता होना चाहिए वी वर्सेज आई है। अब मान लो ग्राफ ऐसा है, तो सिंपल सा है, ये क्या है, ओमिक है। क्या है बच्चे, ये ओमिक। ठीक है। अगर तुम्हारा को अब तुमको कभी कभी ग्राफ क्या करेंगे ना, जानबूझ के ऐसा दे देते हैं, एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, वो ये दे देंगे तुम्हें कि ऐसा दे देंगे। तो अब याद रखना है कि मान लो इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, और इसको बी बोल दो। तो यार इसमें देखो बच्चे ध्यान से, ओ से ए तो क्या हो जाएगा, ओमिक है। और ए से बी क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉन ओमिक। ये ध्यान, ठीक है, क्योंकि ए से बी ग्राफ लीनियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन ओमिक। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद में अपने को आगे चलना है, और क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछा, क्वेश्चन। तो अगर आप लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल वन। देखो कभी कभी क्वेश्चन तुमसे ऐसा दिया जाता है कि मान लो अगर तुमसे बोला जाए बच्चे कि ये हो गया आपके पास वोल्टेज, हो गया करंट, हो गया। तुमसे बोला जाए कि एक ग्राफ ये है, एक ये है, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। बोलेंगे कि कौन सा R1 R2 में कौन बड़ा है, तो ध्यान से सुनो। आपको एंगल, एक बार ये क्या है, थीटा 1 है, ये एंगल क्या है, थीटा 2 है। क्या है बच्चे, ये एंगल थीटा 2 है। आपको क्या याद रखना है कि वी आई ग्राफ में जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो बोल सकते हो कि सर थीटा 2 की इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू जो होगी रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा होगी। ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो तुमसे पूछ दिया, अगर तुमसे पूछ दिया कि बताओ, एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज R2/R1, तो याद रखना है स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है, स्लोप tan थीटा, याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो चुपचाप बोलोगे कि सर tan थीटा 2 डिवाइड बाई
टेन थीटा वन हो जाएगा। अब मुझे लगता है थीटा वन थीटा टू ये वैल्यू गिवन होगी, और आप लोगों का टेन सिक्सटी टेन थर्टी ये सब तो आता ही है, अरे आता है ना, हाँ आता ही होगा ये। तो ये याद रहेगा तो आपका आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आपको कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे ये ग्राफ दे देंगे, ठीक है, ऐसे ग्राफ दे देंगे, ये वोल्टेज है, ये करंट है, बोल देंगे कि अच्छा देखो बात ऐसी है, कैसी है बात, तो बात ऐसी है कि बोल देंगे कि ये आ गया तुम्हारे पास, ये हो गया। अब मान लो तुमको बोल दिया कि अच्छा ये 10 वोल्ट है, अब ये मैंने बोल दिया तुम्हारा बच्चे ये 10 वोल्ट है, ये 2 है, ये मैंने बोला 20 है, ये 4 है, मैंने बोल दिया ये तुम्हारे पास में 30 है, ये 6 है। अब तुमको से पूछा गया कि ये बता इसका कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जाए तो स्टूपिड मत बनो, जिस, अब ध्यान सुनना, ये सारा एम्पियर में है, ये सारा आपका वोल्टेज में है, जो भी करंट चूज करोगे उसी पॉइंट वाला वोल्टेज भी चूज करना है। तो मान लो यहाँ पे 2 लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है 10, तो वोल्टेज कितना आ गया 10/2, या तो ये कर लो, या तो अगर 4 लिया तो क्या आएगा 20/4 आ जाएगा, या तो 30 बाई तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा। सभी केसेस में क्या आ रहा है आपके पास 5 ओम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा करोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, तो अगर अगले पॉइंट पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा अच्छा सर ये भी हो गया, हाँ हो तो गया ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देंगे तुम्हें एक्सपेरिमेंट से, पूरा कथा रचेंगे, देयर इज समवन कॉल्ड रामू, ठीक है, क्या बोलेंगे, देयर इज समवन कॉल्ड रामू, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ही गॉट द रिजल्ट, एंड देन आफ्टर दे विल आस्क कि फाइंड करो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कर देते हैं, तो अगर मान लो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5, ये V है, ये I है। अब सोच के देखो, मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया, अच्छा ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये आपको बोल दिया अच्छा बेटा देखो, ये बेटा देखो, ये 1 वोल्ट है, ये पॉइंट, करंट को हम लोग वोल्ट में नहीं लिख सकते हैं, हाँ तो ये 2 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर है, ऐसे यहाँ पे बोल दिया ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है ये 4 वोल्ट है, यहाँ पे आपसे बोल दिया गया कि भैया ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पे बोल दिया गया कि आपसे ये क्या है बच्चे 0.4 है, ठीक है, 0.4 है, इसको वोल्ट में नहीं लिखना है, ये एम्पियर है, ये एम्पियर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे दे दिया, अच्छा ठीक है एक और ले लो कुछ भी, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे तुम्हारे पास 1 एम्पियर है। पूछा क्या इज इट फॉलोइंग ओम्स लॉ, तो चुपचाप बोलोगे सर 10/2 आता है 5, 1/0.5 आता है, ये भी कितना आता है, इसको 0.2 कर लो अब, 0.2 तो ये भी आएगा 5, 20/4 तो ये भी कितना आएगा 5, 2/0.4 ये भी कितना आएगा 5, 5/1 ये भी कितना आएगा 5। तो बोलोगे सर सबका रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट का रेजिस्टेंस फिक्स है, अगर रेजिस्टेंस फिक्स है इसका ये मतलब हुआ कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जब क्वेश्चन आए तो ऐसे करना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इसका ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ बनाओगे और स्ट्रेट लाइन आया मतलब क्या है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में अगले पे चलते हैं। आप लोगों को भी पता है नेक्स्ट पॉइंट है लेट्स डिस्कस अबाउट, किसके बारे में बात करोगे बच्चे, तो आप लोग बोलोगे कि सर लेट्स डिस्कस अबाउट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला पे हमने डिस्कशन ही नहीं किया,
तो देखना नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए बच्चे, तो लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस थोड़ा और। रेजिस्टेंस की बात करोगे तो तुम्हें याद रखना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब सोच के देखो, रेजिस्टेंस का काम क्या है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से परेशान करना, इलेक्ट्रॉन को परेशान करना। तो सिंपल सा दिमाग लगाओगे, तुमको एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया तो ज़्यादा एरिया से अगर कम लोग जाएंगे तो उनके बीच में आपस में कोलिजन कम होगा, टकराएंगे कम। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इन सबको जब एक साथ कंबाइन करते हैं बच्चे, तो ये आता है रो एल बाई ए। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आई कि रो जो होता है, रो इज होता है बच्चे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इसको कभी कभी हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है रो को ही बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, एल तुम्हारा क्या है, लेंथ है। किसका लेंथ है, तुम्हारा नहीं, कंडक्टर का। ए क्या है तुम्हारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे आगे चलते हैं, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास रो एल बाई ए, और ए क्या हो गया आपके पास, क्रॉस सेक्शन रो हो गया। इसमें एक चीज याद रखना है, जो रो होगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। काइंडली प्लीज इसको लिख लेना, क्योंकि यही है जहाँ पे तुम लोग बहुत ज़्यादा गोबर कर देते हो, एकदम गलत कर देते हो। तो ये अगर नहीं पता है तो परेशानी बढ़ जाएगी तुम्हारी, तो ये पता होना चाहिए। इसलिए एक एक पॉइंट आराम आराम से करा रहा हूँ, कि अगर कोई भी बच्चा पूरा वीडियो देखता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगा कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। बात समझ में आ गई। क्या रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन है हाँ। अब यहाँ पे देखो, तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे बच्चे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, तो किस पे, तो पहला आ जाएगा तुम्हारे पास लेंथ, दूसरा आ जाएगा तुम्हारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा आ जाएगा तुम्हारे पास मटेरियल, एंड चौथा आ जाएगा आपके पास में, अगर समझदार बच्चों की तरह लिखो तो, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं है कि होगा। अब आगे चलते हैं, तो अब मान लो तुम्हारे को पहला, आगे चलते हैं। एक और रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, इसको बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो,
तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? रो से। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो तुम्हारे काम का नहीं है, बट एक और चीज बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चे, रेजिस्टेंस ये होता है तुम्हारा 1 बाई कंडक्टेंस होता है। तो मैं लगा अरे सर क्या फालतू बात बता रहे हैं, फालतू नहीं है नालायक, कहीं पे आ गया कंडक्टेंस तो समझ लेना कि रेजिस्टेंस उसको उल्टा करने से निकल जाएगा। ठीक है, फालतू कुछ भी नहीं है, काम का ही है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब तुम्हें पता है, हाउ इजिली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, हाउ इजिली करंट कैन फ्लो, समझे? ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टेंस। चलो तो ये भी बढ़िया हो गया। अब बोलोगे सर एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराओ। तो अब देखो, क्वेश्चन की बारी आती है। तो क्वेश्चन की बारी आएगी तो सबसे तुम्हारे पास जो आएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की बारी आएगी तो चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो मान लो तुमसे बोला कि भैया L1/L2 की वैल्यू दे रखी है 2/3। ठीक है। A1/A2 की वैल्यू दे रखी है 1/3। और तुमसे बोला है कि ρ1/ρ2 की वैल्यू दे रखी है 1:2। किसी ने पूछा कि ये बताओ कि रेजिस्टेंस R1/R2 की वैल्यू क्या होगी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, याद रखना है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। जब भी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो पहले वैल्यू पुट मत करो, पहले क्या करो, रेशियो में फॉर्मूला निकालो। क्या निकालो? रेशियो में फार्मूला। आगे तुम नीट करो, जेई करो, कैट करो, सैट करो, फैट करो, जो मर्जी करना है करो। जब रेशियो का क्वेश्चन आए तो पहले आप चुपचाप रेशियो लिखेंगे। रेशियो लिखेंगे तो बोलोगे कि सर R1/R2 अगर देखा जाए तो R1 क्या होता है, आपने बताया था ρ1L1/A1 आएगा। और R2 क्या आएगा? ρ2L2/A2 आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आएगा ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है। क्या इसकी वैल्यू दी हुई है तुमको? यस। तो अगर वैल्यू दी हुई है तो जस्ट चिपका देते हैं। ρ1/ρ2 क्या आएगा? 1/2। L1/L2 क्या आएगा? 2/3। A2/A1 क्या आएगा? भाई जरूर उल्टा कर लेना इसको, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर गलत ही आ गया। तो आ ही जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया, कोई बात नहीं है, चमत्कार जीवन में होता रहता है। तो ये आ गया 1:1। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? अरे हाँ या नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ऐसा कर लें। आप लोगों को लिए एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क अगर घर पे कर पाओ तो, और कमेंट कर सकते हो आंसर। मैंने बोला बेटा कि A1/A2 दे रखा है मैंने तेरे को 5/3। ρ1/ρ2 दे रखा है तेरे को 1/5। एंड L1/L2 दे रखा है तुमको 1:3। 1:3 नहीं, 1:2। तो आपको बताना है कि R1/R2 की वैल्यू क्या होगी। आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा तुमको भी आता है, खाली देख नहीं रहे हो, क्योंकि देखने से नंबर नहीं आता है, तुमको भी पता है। नहीं। तो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में तुम्हारे को ये आ गया तो अब एक और चीज़ आता है, एक बात और ध्यान रखना है। तो कभी कभी मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास सेकंड एग्जाम्पल जरूरी है। L1/L2 अगर मैंने बोल दो है, बोला कि भैया देखो ये 2:2 तुम्हारा 5 है। अब मैं बोलूँ कि रेडियस R1/R2 क्या है बच्चे? ये है तुम्हारे पास 1/2। मैंने बोला L1/L2 क्या है तुम्हारे पास? ये तो दिया हुआ है मैंने। मैंने बोला ρ1/ρ2 दे रखा है तुमको 3:4। मैंने बोला व्हाट इज R1/R2। फॉर्मूला वापस वही लगाना है, क्या है? ρ1L1/A1 डिवाइड बाई ρ2L2/A2 इज इक्वल्स टू आएगा ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1।
यहीं पे कुछ लोग गड़बड़ करते हैं कि A1 A2 को सीधा R1 R2 रख देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। आप लोगों को पता है कि इन जनरल क्रॉस सेक्शन एरिया वायर देखा ही है तुमने, घर घर में तार है, नहीं है क्या? नहीं है तो 50 साल पहले जी रहे हो, तार जाकर बाहर देख लो। तो जो वायर होता है वो सिलेंडर टाइप का होता है, मतलब पतला सिलेंडर, जैसे ही इसको बढ़ा दो तो ये वायर बन जाएगा, हाँ या नहीं? तो पतला सिलेंडर टाइप का होता है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, तो ρ1/ρ2 इंटू आएगा L1/L2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर बाई पाई R1 का स्क्वायर। तो इससे उड़ा दो तो आएगा तुम्हारे पास सिंपल सा ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ρ1/ρ2 क्या है? 3/4। L1/L2 क्या है? 2/5। R2/R1 क्या है बच्चे? 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 3 × 2 × 4 डिवाइड बाई 4 × 5। इससे इसको काट दो तो आ गया 6/5। क्या आ गया ये? 6/5। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। वैल्यू रखना तुम्हें आता ही है, तो आंसर आ गया 6/5। तो इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो नंबर तो अच्छा खासा आ ही जाएगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चले जाओ, तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद एक अगला वेराइटी आता है, ठीक है बच्चे? अगला वेराइटी क्या आता है? तो ध्यान से सुनो, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या आता है? STREACHING, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अब ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे पास स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से क्वेश्चन पूछा, एक वायर है उसको खींच के डबल कर दिया, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस। तो आप सोच के देखो, मान लो कि तुमने क्या किया, किसी दिन तुम्हारे मन में आया एक काम करता हूँ सर, तुमने घर पे जो मम्मी लोग होती हैं उनका रबर बैंड होता है, तुमने एक रबर बैंड को लिया, पूरा एकदम ये करके खींच दिया यूं। अगर तुम रबर बैंड को खींचोगे तो तुम्हें भी पता है क्या होता है, वो बीच में पतला होता जाता है, थीन होता जाता है। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इवन वो बीच में पतला और थीन होता जाता है, उसका टोटल वॉल्यूम जितना पहले था बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मान लो आपके पास बलून में हवा है, बलून को आप दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम्हें पता है एक जगह से कंप्रेस कर रहे हो तो दूसरी जगह बाहर निकल जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं मानूँ कि एयर कंप्रेस नहीं होता है तो वो वॉल्यूम क्या रहेगा? हमेशा ही सेम रहेगा। एक जगह दबाओगे दूसरी जगह बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी चीज़ को खींचते हैं या उसको दबाते हैं, इन जनरल उसका वॉल्यूम हम लोग फिजिक्स में कांस्टेंट मानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा हो, बट इन जनरल वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं। तो इसका जैसे कि मान लो आपके पास में बेटा कि सिंपल सा सोच के देखो, सपोज करो आपके पास में यहाँ पे एक वायर है। मान लो एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूँ, लेंथ L1 बोल देता हूँ, एरिया A1 बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके इसको बेचारे को पतला कर दिया। पतला दिख भी रहा है तुम्हें, हमारी आंखें तेज हैं, दिख ही रहा होगा, पतला कर दिया। इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, लेंथ L2 हो गया, एरिया A2 हो गया। एक बात बताओ, कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, लेंथ बढ़ाया है खींच के ही घटाया है, बढ़ाया है, और लेंथ बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही घटेगा? कॉमन सेंस से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? तुम्हें बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा समझ सकते हो, थिन हुआ है, पतला हुआ है, तो अगर एरिया घटेगा तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे पहला बात क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। तुम सबको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि मैथ में वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास, A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2। बहुत बेचारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग वायर से याद रखने। यहाँ से कुछ बातें अगर तुमसे पूछा जाए कि L1/L2 क्या आएगा, तो बोलोगे सर ये आएगा आपके पास A2/A1। अच्छा जी, ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब तुम्हारे को पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1/R2, तो तुम बोलोगे सर आपने पहले भी तो कराया था, ρ1L1/A1 इज इक्वल्स टू ρ2L2/A2। देख रहे हो कितना काम आ रहा है?
तो ρ1/ρ2 L1/L2 A2/A1। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर एक वायर है, मान लो गोल्ड का वायर है, तुमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो गोल्ड सिल्वर में तो कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन गोल्ड, राइट। अगर मेरे पास सिल्वर वायर है, सिल्वर को मैं खींच दूँ तो वो भी सिल्वर ही रहेगा, सिल्वर की वायर मिलेगा। ऐसा थोड़ी एल्युमिनियम को खींचने से गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा होता तो हर आदमी जिसके पास एल्युमिनियम है वो अमीर हो जाता। ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या है इसका, कि जब भी आप किसी वायर को खींचते हैं तो उसका क्या रहता है, उसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो तो अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि सर, इससे मतलब आप बेसिकली बोलना चाहते हैं कि ρ1 जो होगा ρ2 के इक्वल होगा, बिकॉज मटेरियल इज नॉट चेंजिंग। मटेरियल इज नॉट चेंजिंग। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया महानुभाव, R1/R2 इज इक्वल टू आ गया L1/L2 इंटू A2/A1। इसको मैं अगर 1 बोलूँ और 2 बोलूँ तो तुम्हें पता है क्या लिख सकता हूँ मैं? तो बोल सकता हूँ यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2। तो तुम्हें पता है ऊपर वाले से क्या निकाल सकता हूँ बच्चे? L1/L2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो तो क्या आएगा तुम्हारे पास? R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, कि ये आ गया L1/L2 का होल स्क्वायर। और ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे, अगर A1/A2 के फॉर्म में रखोगे तो ये आएगा A2/A1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अगर एग्जाम में डिराइव करने गए तो कुछ घंटे लगेंगे, आता नहीं हो तो, और याद रहेगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। तो ये याद रखना है। ठीक है। तो R1/R2, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब स्ट्रेच किया है, ये नहीं कहीं पे बोल लेंथ डबल हो गया। ठीक है। तो मैंने बोला कि दो रेजिस्टेंस को ऐड, एक रेजिस्टेंस एल है, दूसरा रेजिस्टेंस एल लेंथ का है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने में रेजिस्टेंस डिफरेंटली चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन अलग तरीके से। इस फॉर्मूले से नहीं लगाना। ये फॉर्मूला कसम खाओ, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आप किसी वायर को खींच रहे हो या उसको कंप्रेस कर रहे हो। ये कहीं और यूज किया तो उसके लिए नंबर कटने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई, इसके पे एग्जाम्पल करा दूं सर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, लेट्स टेक एग्जाम्पल। भाई तू क्यों बंद हो गया? चल जा। हम्म। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल ले लो सर, तो मैं एग्जाम्पल जरूर लूंगा। एग्जाम्पल, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, अगर मान लो लेंथ को मैंने, मान लो कि पहले आपके पास इफ 4 ओम रेजिस्टेंस, तो रिवीजन में अब आपका अगला जो पोर्शन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि आप सबको पता है। तो बात करते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, जैसे देख लो आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो दो टाइप का होता है। एक होता है मान लो सीरीज रेजिस्टेंस, को एक को ऐसे लगा दिया, दूसरे को ऐसे लगा दिया, तीसरे को ऐसे लगा दिया। ठीक है। तो पहला है आपके पास होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा देखो, ये हो गया आपका सीरीज। इसका एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, याद रखना है बच्चे, जो बता रहा हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप लोगों को सर्किट पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। एग्जाम्पल टू, अगर मान लो आपको कहीं पे ऐसा दे दिया, एक वायर, दूसरा वायर, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, फिर किसी ने लगा दिया ऐसा तीसरा रेजिस्टेंस, किसी ने लगा दिया चौथा रेजिस्टेंस, फिर किसी ने लगा दिया पांचवा रेजिस्टेंस, किसी ने लगा दिया छठा रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, ये भी क्या है? सीरीज में है। सीरीज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपने करंट भेजा तो कोई भी और रास्ता नहीं है करंट के पास होने के लिए। मान लो इधर से करंट जाएगा तो कोई रास्ता ही नहीं है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चे, आप क्या करोगे यहाँ पे, कोई भी मान लो कि आपके पास में जाते हो, इधर से जाते हो इसमें,
इधर से जाते हो तो इधर करंट आएगा, फिर इधर घूम जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा। जब डाउट हो सीरीज में तो एक काम करो, वायर को पाइप जैसा मान लो और सोचो कि पानी भेजूंगा तो पानी कहीं घूमेगी पानी कहीं दो जगह डिवाइड होगी कि सेंस एक ही डायरेक्शन में चलेगी, मतलब एक ही पाइप के अलॉन्ग चलेगी। उसी को क्या बोल देंगे, सीरीज। तो ये क्या हो गया आपके पास, सीरीज। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीरीज का मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, हर जगह करंट सेम जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या करते हैं बच्चे, अब देखते हैं कि कैसे इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे सीरीज में जैसे मान लो कि सर्किट एनालिसिस करते हैं, सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस आप लोग करोगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, तीसरा रेजिस्टेंस आ गया। इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक बैटरी लगा देते हैं। हमने बैटरी लगा दिया, ये अपना वोल्टेज भी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब सोच के बताओ, इधर से करंट आई गया, क्या ये तीनों सीरीज में है? हाँ। और सीरीज में करंट सेम रहता है क्या? यस। तो इधर से भी कितना, सब में आई आई जाएगा, सब में कितना जाएगा, आई। मान लो इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज क्या है, V3 है। आपको पता है इधर से भी करंट आ ही जाएगा, इधर से भी आ ही जाएगा, इधर से भी आ ही जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो तुम्हें पता है कि भाई वोल्टेज, बैटरी तो एक है, मतलब पैसा आपके पास में फिक्स है, लेकिन खर्च तीन जगह करना है। मतलब वोल्टेज तो बैटरी का एक ही है, लेकिन तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तीनों कुछ ना कुछ खाएंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा पैसा कुछ V1 को जाएगा, कुछ V2 को जाएगा, कुछ V3 को जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है ओम्स लॉ यूज कर लो। क्या यूज करोगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो अगर आप ओम्स लॉ यूज करते हैं तो बोलेंगे सर V1 की वैल्यू आएगी मेरे पास I इंटू R1। ठीक है। V2 की वैल्यू आएगी I इंटू R2। एंड V3 की वैल्यू मेरे पास आएगी I इंटू R3। अब मुझे पता है करना क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ये V1 V2 V3 को ऊपर डाल दो तो आपके पास I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 आ जाएगा। यहाँ से V इक्वल्स टू क्या आया, I R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब क्या करो आप लोग, V बाई I निकाल दो, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड माय डियर फ्रेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सर आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधा सीधा ऐड कर देना है बिना किसी झोल के। ठीक है। इसमें अपने को एक किसी ने पूछा था उनसे, अच्छा ये बताओ सर V1 इज टू V2 इज टू V3 क्या होगा, मतलब वोल्टेज का रेशियो क्या होगा। तो आप लोगों को पता है करंट सेम है, यहाँ पे देखो ध्यान से, करंट अगर सेम है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। यानी बोलोगे सर ये आएगा R1 इज टू R2 इज टू R3। जिसका जितना बड़ा पेट वो उतना ज़्यादा खाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उसके तरफ कंजप्शन भी होगा, किसका, एनर्जी का। तो ये आ गया रेशियो वोल्टेज का। तुमसे पूछा सर करंट I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या होगा, आंख बंद करके बोलोगे करंट 1 इज टू 1 होगा। ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि सर अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है, क्या है, n इक्वल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो बोलोगे आर इक्विवेलेंट में सर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत हो नहीं होगी मुझे लगता है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलोगे तो आपके पास पता है कि एक एक जो एग्जाम्पल के बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है बच्चे, मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया, तो मान लो लेट से ये 12 वोल्ट का बैटरी है। तो ये आपके पास मान लो आ गया 2 ओम आ गया, ये मान लो 4 ओम आ गया, और ये बैटरी 24 वोल्ट की है। तो तुमसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चे, करंट क्या होगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा V1 एंड V2 मतलब वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा दोनों के। तो बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट आपने ही सिखाया था कि R1 प्लस R2 होता है, तो आएगा 2 प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास में 6 ओम। तुमसे पूछा जाए करंट तो बोलोगे कि सर V बाई आर इक्विवेलेंट होता है
तो ये आएगा आपके पास 24/6, यह आ गया 4 एम्पियर। तुमसे पूछा गया कि V1 ड्रॉप इन V1 क्या होगा, मतलब 2 ओम में क्या होगा, तो बोलोगे V इक्वल्स टू आई आर होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वो 8 वोल्ट आ गया। तुमसे पूछा गया V2 क्या होगा, तो बोलोगे सर ये 4 ओम का अगर आप पूछ रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 4 × 4 आ जाएगा, दैट इज 16 वोल्ट। आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और तो ये इसमें एक नोट करके लिख सकते हो कि सीरीज में बच्चे, सीरीज में मोर रेजिस्टेंस, मोर ब्राइटनेस। सीरीज में याद रख, अब बोलोगे सर ये कहाँ से, तो सिंपल सा सोचो, सीरीज में करंट तो सेम है, तो जिसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में पावर ज़्यादा आएगा, जिधर पावर ज़्यादा उधर ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो सीधी सी बात है, एक आपका क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा आ गया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, और साथ में यहाँ पे हमने लगा दिया एक बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये वोल्टेज V है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मान लो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से करंट आई गया, ये I1 है, I2 है, I3 है। तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुमसे V1 पूछा है, अब याद रखना है बच्चे कि अच्छा सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्या लिखना है यहाँ पे, नोट करके अगर चाहो तो लिख सकते हो, इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, ड्रॉप इज सेम। अब तुमसे पूछे कि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम कैसे होता है, तो बोलोगे अरे ये एक कान है, एक कान है, मान लो ये प्लस या माइनस है, मैंने एक इधर से वायर ले गया, एक ऊपर से लेके चला गया, एक नीचे से लग गया। आप किधर से भी वायर कनेक्ट करो, आपको नहीं लग रहा है कि बैटरी तो सेम ही है, हाँ या नहीं, कान थोड़ी बदल जाएगा। वैसे ही एक ही बैटरी है लेकिन बहुत सारे उसके टर्मिनल्स के क्रॉस अलग अलग टाइप की चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल में हो जाएगा, ये याद रखना है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि V1 V2 एंड V3 ये दोनों के इसके इक्वल है, V के इक्वल है। आगे क्या पता है हमें, V1 की वैल्यू क्या आएगी, I1R1, V1 या V की वैल्यू क्या आएगी, I1R1, V की वेट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, I2R2, और ये क्या आएगा, I3R3। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें यहाँ से समझ में आया कि सर I1 की वैल्यू तो ये आ जाएगी V/R1, I2 की वैल्यू आएगी V/R2, I3 की वैल्यू आएगी V/R3। ये आ गया। सो अगर मैं बोलूँ तो I इज इक्वल्स टू क्या है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और ये जो I है ये आपका होगा V/R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले में डाल देता हूँ तो क्या आएगा, V/R इक्विवेलेंट इज V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। कैंसिल कर दो तो आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब अच्छा ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना है, अगर मान लो n इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा बच्चे, n इक्वल रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट। n इक्वल रेजिस्टेंस तो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, n/R, मतलब कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, R/n हो जाएगा। ये तुम्हें याद रहे तो कोई नुकसान नहीं है।
इसके बाद में दूसरा है, अगर तुमसे बोला जाए कि सर करंट का रेशियो क्या होगा, I1:I2:I3 क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये आएगा 1/R1:1/R2:1/R3। ये कैसे आया, सबको पता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो ऊपर से न्यूमरेटर से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका बच जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, तो करंट का रेशियो आ गया अपने पास। थर्ड पॉइंट, फॉर टू रेजिस्टेंस बच्चे, अगर आपके पास आर इक्विवेलेंट कभी पूछा है तो चुपचाप ऊपर वाले का प्रोडक्ट डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, R1+R2 आ जाएगा। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में तीसरा, चौथा, इसमें एक और पॉइंट है, ये तुम्हें याद रहे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। मान लो कि इधर से करंट आई है, ये R1 है, ये R2 है, इधर I1 लिख लो, इधर I2 लिख लो, तो ये ट्रिक समझ सकते हो, ट्रिक बोल लो, कंसेप्ट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ट्रिक है कि अगर तुमसे निकालना है I1, तो I1 निकालने के लिए सामने वाले का रेजिस्टेंस, किसके सामने, I1 के सामने वाले रेजिस्टेंस, तो I1 निकालना है तो क्या आएगा, सामने वाले लिखने से अच्छा है, I1 के लिए क्या है, I1 जब होगा तो R2 उधर आएगा, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1+R2 इंटू I। वैसे ही अगर I2 निकालना है तो क्या लिखोगे, R1 इंटू I डिवाइड बाई R1+R2। तो आपको याद रखना है कि इसको याद रखने के लिए ऐसे है, सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। कहीं ट्रिक लिखना है तो लिख लो कि ऐसे लिख सकते हो, सामने वाले का रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिक। ठीक है, ये याद होना चाहिए। जैसे कि अब एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि, तो एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, एक आपके पास रजिस्टर है, एक आपके पास दूसरा रजिस्टर है, एक आपके पास तीसरा रजिस्टर है, आपने इससे इसको ज्वाइन कर दिया और ये आ गया तुम्हारे पास में, मान लो 2 ओम आ गया, 3 ओम आ गया एंड 6 ओम आ गया, यहाँ पे आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसको मान लेता हूँ मैं, इसको 1 2 एंड 3 मान लेता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, I1 I2 I3, V1 V2 V3, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। आप लोगों को अच्छे से पता है सॉल्व कैसे करना है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5/6 1/6, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट हमें पता है क्या होता है, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, तो यह आ गया तुम्हारे पास 12/1, दैट इज 12 एम्पियर। अब तुमको कुछ और भाई बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, यहीं पे आप लोग गड़बड़ करते हैं तो गड़बड़ नहीं करना है। V1 V2 और V3 ये तीनों इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला नहीं है, ये आएगा आपके पास 12 वोल्ट। सवाल ये है बच्चे कि करंट कैसे निकालोगे, तो एक तो करंट ये है कि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई R1, I2 इक्वल टू, ये क्या है, मेथड 1, देख लो जो लगाना है लगा लो, मेथड 1। तो I2 इक्वल टू क्या आएगा, V/R2, I3 इक्वल टू क्या आएगा, V/R3। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आएगा V/12/2, 12/3, 12/6। ये आ गया 6 एम्पियर, ये आ गया आपके पास में, I2 की वैल्यू आ गई बच्चे 4 एम्पियर एंड I3 यू गॉट 2
एम्पियर। बात समझ में आ गई? ये मेथड 1 है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मान लो कि पैरेलल में साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोग, तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक और हम बताता हूँ तरीका, मेथड 2। ये वाला याद रखना, ये तुम्हारे काम का है कि अपने पास क्या दिया है, ध्यान सुनो। मेथड 2 में पता है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अपने पास बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की। यहाँ से कितना जा रहा है तुम्हारा, 12 एम्पियर करंट जा रहा है। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है। तो अगर मैं 12 इक्वल्स टू लिख दूं तो क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें और क्या पता है, हमें पता है कि वोल्टेज में क्या रहता है, सॉरी पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो क्या बचे, हम लोग लिख सकते हैं 2 × I1 इज इक्वल्स टू 3 × I2 इज इक्वल्स टू 6 × I3। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम नहीं सीखा तुमने, तो अगर मान लो इस पैरेलल के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये ऐसा रहेगा तो कहीं भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये जब हो गया, अब क्या करो, इसको जानबूझ के तुम क्या करो, के मान लो। इससे कभी भी पैरेलल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, k/2 आ जाएगी। I2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, k/3 आ जाएगी। एंड I3 की वैल्यू क्या आएगी, k/6 आएगी। तो यहाँ से लिखोगे 12 इक्वल्स टू k/2 प्लस k/3 प्लस k/6। फिर तुम्हें समझ में आया सर? अच्छा, इसको अगर मैं सम करूँ तो ये तो मेरा k ही आएगा। k की वैल्यू आ गई 12। I1 कितना आ गया आपके पास, 12/2 6 एम्पियर। I2 कितना आ गया, 12/3 4 एम्पियर। I3 कितना आ गया, 12/6 2 एम्पियर। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई, ये इसमें गड़बड़ कोई नहीं करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये टाइम वेस्ट है ऐसा करना है। भाई सुनो, अगर एक साथ में और रेजिस्टेंस लगा दिया तब ये टाइम वेस्ट नहीं है, तब तुम्हारा सर फटेगा इसको सॉल्व करने में। इसीलिए क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे तुम्हारे डाउट क्लियर हो। मान लो, अब सोच के देखो, इसमें देखो कितना दिक्कत होगा। मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगा दिया। मैंने काम करता हूँ, वापस 12 वोल्ट लगा लेता हूँ, और वो यही रखता हूँ 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये आपका 2 ओम है। अब इसको सॉल्व करना सरदर्द है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जो जो सिखाया है वही याद रखो। तो सबसे पहले क्या करो बच्चे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, मान लिया। अब इसमें भी देखो मेथड 1, तुम्हें मेथड सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो मेथड 1 करने से पहले आर इक्विवेलेंट निकालोगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो बोलोगे सर ये तीनों के तीनों, पहले तो 2 3 6 किस में है, पैरेलल में है। तो भाई 2 3 6 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट 1 ओम पिछले में निकाला था। तो 2 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए करंट कितना होगा, 12/3 क्या बोलोगे, 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं। तो पूछा गया कि भैया इसके थ्रू कितना जाएगा, तो यहाँ से तो 4 एम्पियर जाएगा। पूछा जाए कि बाकी के थ्रू 1 2 I1 I2 I3 क्या होगा। अब देखो मेथड 1 में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस V अक्रॉस आउटर रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस। तो V अक्रॉस आउटर रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल, लेफ्ट पोटेंशियल कितना होगा, कितना बच गया तुम्हारे पास। तो बोलोगे सर 12 - 8 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट क्या है, अक्रॉस पैरेलल रेजिस्टेंस है। इट इज, जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, पैरेलल वाले की तरफ जाए, अक्रॉस पैरेलल रजिस्टर। तो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज I1, तो बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस आपने 4 बताया है, तो 4/2 लिख लो। आपसे पूछा जाए I2 तो बोल दो 4/3 लिख दो। तुमसे पूछा जाए I3 तो 4/6 लिख दो। देखो, तो ये ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप लोग गड़बड़ नहीं करना। अब इसके बाद में मान लो मेथड 2 तुमसे पूछा गया,
तो तुम्हें पता है कि करंट कितना एंटर हुआ है, बताओ। करंट हुआ है 4 एम्पियर। तो 4 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके बाद तुम्हें क्या बताया था, पैरेलल में है तो क्या होगा, पोटेंशियल 2I2 3I 2I1 3I2 इज इक्वल्स टू 4 नहीं 6I3 इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चे, तो I1 की वैल्यू आएगी k/2, I2 की वैल्यू आएगी k/3, I3 की वैल्यू आएगी k/6। सबको यहाँ पे डाल दो तो 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, के ही आ जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, k/2 यानी कि 4/2 आ गया 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या आएगी 4/3, I3 की वैल्यू क्या आएगी 4/6। तो याद रहे, अगर पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा कर सकते हो। देखो दूसरे में थोड़ा मजदूरी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट आंसर आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल भी हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट चलो बात करते हैं पावर के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। पावर के बारे में बात करोगे तो पावर क्या होता है, तो पावर होता है, पावर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर यानी कि तुमसे पूछा जाए पावर क्या होगा, तो पावर बोल सकते हो कि सर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है कि वर्क डन तुम्हें बताया गया था चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिवाइड बाय टाइम। और Q/T क्या होता है बच्चे, करंट होता है, तो V आ गया। तो यहाँ पे अगर पावर की वैल्यू पूछा जाए तो एक्चुअल में क्या आ गया, पावर तुम्हारे पास V/I आ गया। अगर तुम्हें पूछा जाए कि ओम्स लॉ बताओ, तो ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V = I × R होता है कि नहीं होता है। तो अगर ओम्स लॉ यूज करेंगे तो यही पावर में क्या हो जाएगा, पावर एक तो V × I आएगा, वोल्टेज यहाँ पर डालोगे तो आएगा I²R, आई की वैल्यू उठा के डाल दो तो आएगा V²/R। तो ये आ गया पावर का फॉर्मूला। तुमसे किसी ने पूछा इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बोल सकते हो सर, यूनिट होता है जूल पर सेकंड। और बोल सकते हो वॉट, क्या बोल सकते हो, वॉट। ठीक है ना, जूल पर सेकंड बोल दो और वॉट बोल दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे चलते हैं, पावर तो हो ही गया। पावर के बाद एक और आता है, ध्यान से सुनना है, जिसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में अगर बात करोगे तो तुम्हें पता है कि इधर तुम मोबाइल चार्ज करो, या तुम जिस वायर में करंट हमेशा फ्लो हो रहा है उसको टच करो, या चार्जर को कभी टच करो, सबके साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम तक यूज करोगे वो गर्म हो जाता है। ये गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीट जनरेट होता है जब भी इसको यूटिलाइज करते हो, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स की वजह से और भी रीजनों की वजह से, लेकिन कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होता है। तो अगर हीट इसमें जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, हीट जनरेट होगा तो वो गर्म भी होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जूल्स हीट लॉस is directly proportional to heat loss is directly proportional to square of current passing through circuit, passing through circuit। ठीक है, तो यहाँ से आपने को एक बात समझ में आ गई, अच्छा सर इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अच्छा एक और चीज़, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी होगा, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस फील होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। इसके बाद हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टाइम भी आता है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर सबको कंबाइन करें तो एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर तुम ओम्स लॉ यूज करोगे, यूजिंग ओम्स, तो पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ पे हीट का एक फॉर्मूला तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास आई स्क्वायर आर इंटू टी, एक आ जाएगा वी आई टी, एक आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तब ये आ गया। अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल्स टू वी आई टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में जूल सिटिंग लॉ। जूल सिटिंग लॉ आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और आता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे ये ध्यान रखना, तुम सबके घर में लाइट है, और लाइट है तो महीने के एंड में बिल पे करना होता है। तो बिल पे करना होता है यूनिट के बेसिस में, कितना यूनिट आपने यूज किया है। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन यूनिट। क्या डिफाइन करना है अपने को, वन यूनिट का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि, तो डिफाइन वन यूनिट, वन यूनिट का मतलब है, ठीक है, वन यूनिट का सीधा सीधा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, देखो तो वन आवर में 1 किलोवाट रेट से जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वही होता है तुम्हारे पास वन यूनिट। तो क्या बोल सकते हो, इन वन आवर, इन वन आवर एनर्जी कंज्यूम्ड at the rate of 1 kilowatt is 1 यूनिट। ठीक है, तो सीधा सीधा बोलोगे कि वन यूनिट जो तुम्हारा है इसका मतलब हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट, तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या सुंदर आंसर आता है। कन्वर्ट करोगे तो बच्चे 1 किलो का मतलब 1000 होता है, वाट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, इनटू आवर क्या होता है 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 3600,000, ये आ गया जूल। यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया। तो वन यूनिट का मतलब है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको हम लोग बोलते हैं वन यूनिट। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछते। एक बात याद रखना है, अगर मान लो तुमसे कभी भी पूछा है यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें पावर दे रखा है क्वेश्चन के लिए, फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चन के लिए क्या हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो, फॉर क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उनसे तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे लिख लो, अगर मान लो आपके पास दिया है यहाँ पे, मान लो एक्स वॉट दिया है, ठीक है, एक्स वॉट दिया है, मान लो टी आवर दिया है, तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट, ये याद रखना काम आएगा, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू आएगा एक्स इंटू टी डिवाइड बाई बच्चे 1000। इसको याद रखना है, जब भी वॉट एक्स वॉट दिया हो, टी टाइम दिया है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये से निकाल सकते हो कितना यूनिट तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है। तो इससे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या नहीं। इसके बाद में अपने पास इसी में दो, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ। एक होता है तुम्हारे पास अमीटर। तो याद रखना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इट इज ऑलवेज
कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट, टू मेजर करंट। हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू मेजर करंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में क्या है, इट्स आइडियल रेजिस्टेंस, इट्स आइडियल रेजिस्टेंस इज जीरो, ये भी तुम्हें याद रखना है। इसके पीछे रीजन है, कमेंट करेगा कोई तो बता दूंगा, बट फिलहाल इतना ही तुम्हारे काम का है। अगर बात करोगे वोल्टमीटर की, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल टू मेजर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखना है, इट्स आइडियल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो मैं से वापस वही बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगे कि सर ये क्यों होता है पूछोगे तो बता ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली 12th में पढ़ा जाता है। रिसेंट टाइप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, अमीटर और वोल्टमीटर में नीडल होती है, सुई होती है, वो इधर से उधर घूमती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बताते हैं कि कितना करंट सर्किट में आया है। तो तुम्हारे को एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। सपोज करो ये तुम्हारे पास में, सपोज करो कि ऐसा तुमने कुछ बनाया एक, मान लो ये आपके पास में एक मीटर ब्रिज है। ये सुन लेना बच्चों, क्योंकि आप लोगों का काम का है। हम लगता नहीं है तुम्हें, बट तुम्हारे काम का है ये। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास मीटर ब्रिज है, मीटर में सॉरी, ये तुम्हारे पास क्या है बच्चे, एमीटर है। अब एमीटर पे मार्किंग देखो, कि मार्किंग दी होती है। अभी तो डिजिटलाइज आ गया, लेकिन मार्किंग होती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा सपोज करो जीरो है, सपोज करना है। और ये तुम्हारा मान लो कि 100 है। ये तुम्हारा मान लो कि 200 है। ये मान लो तुम्हारा 300 है। ये तुम्हारा मान लो कि 400 है। ये मान लो 500 है। इसके बीच में क्या है बच्चे, तो इसके बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब तुमसे अगर यहाँ रखना है कि किसी ने भी पूछा यहाँ पे, जैसे ये मान लो, अब ध्यान सुनना, ये सपोज करो अमीटर है। क्या है ये, अमीटर है। अब मैंने बोला कि वन डिवीजन इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। अब तुमको सबको समझ में आना चाहिए, स्केल यूज किया है ना। एक जो गैप है उसका मतलब है एक डिवीजन, और एक डिवीजन में 1 मिली एम्पियर है। तो अगर मान लो आपका नीडल यहाँ पे शो करता है 400 के ऊपर, तो तुम सबको पता है कि 400 का मतलब क्या हो गया, 400 मिलीमीटर। इसका मतलब करंट कितना हो गया, 400 मिली एम्पियर। और 400 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 0.4 एम्पियर। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं तो तुमको पता होना चाहिए। दूसरा है, अगर मान लो ऐसी टाइप का अगर यहाँ पे आ जाए, ये बोल दिया कि जीरो है भाई, ये 10 है, ये 20 है, ये तुम्हारा 30 है, ये तुम्हारा मान लो कि 40 है। ठीक है। अब किसी ने बोल दिया अच्छा इसमें भी 1 2 3 4। अब मान लो तुमसे किसी ने बोला कि सर यहाँ पे है तुम्हारे पास, अब सोच समझ के बताओ, या यहाँ पे है, चलो। अब ये बोला वोल्टमीटर में, अब मैंने बोला कि वन डिवीजन, इसमें मैंने दिया हुआ है, दिया रहता है 1 डिवीजन इक्वल्स टू, बच्चे मैंने बोल दिया 1 वोल्ट। अब ये बता कि किस वाले कैंडल, तो दिख रहा है सीधा सीधा कहाँ पे है ये, अगर बीचों बीच में इसको डालूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे तो देखो 30 से 40 के बीच में कितने रहे, 1 2 3 4, तो एक डिवीजन 2 के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, 6 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ वोल्टेज कितना आ गया, तो बोलोगे सर ये आ गया 36 वोल्ट आ गया। ठीक है। तो अगर वोल्टेज पता है ना, एक डिवीजन दो दो के बराबर है, तो 36 वोल्ट आ गया आपके पास। अगर आपके पास 36 वोल्ट आ गया, तो आप यहाँ से सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर अप्लाई, अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V/I, दैट इज 36/0.4। ये आएगा 360 बाई
4 दैट इज 90 ओम। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कर भी पाओगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका इसमें रिवीजन वीडियो है, वो आपका ये यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, मैं इसमें ये एक और चीज़ आती है बच्चे तुम्हारे पास, बात करते हैं हम लोग, और अर्थिंग के बारे में भी बात करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अर्थिंग क्यों किया जाता है? अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि अगर घर में मान लो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो ग्राउंड में चली जाए। ठीक है, ग्राउंड में अगर चली जाएगी तो उससे आप लोग क्या करेंगे, आराम से बच सकते हैं, उससे डेथ नहीं होगी, मरेंगे नहीं। तो एक्सेसिव करंट को ग्राउंड में भेजने के लिए वी यूज अर्थिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे फ्यूज क्या है। इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस which is used in circuit so that when high current passes, it melts and circuit breaks circuit breaks। ठीक है, ड्यू टू दिस appliances does not get affected। सिंपल सा है, फ्यूज का यही मतलब है कि जब आपके पास क्या है, साथ में एक छोटा सा लगा देते हैं हम लोग फ्यूज टाइप का मटेरियल। बेसिकली एक ऐसा समझ सिलेंडर टाइप का होता है, उसके अंदर एक वायर होता है। जैसे ही हाई करंट आएगा तो जूल्स हीटिंग लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके पास में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो वायर मेल्ट हो जाएगा, और वायर अगर मेल्ट हो गया तो सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूट जाएगा तो आपका डिवाइस बच जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर फ्यूज क्या होना चाहिए, मतलब फ्यूज के लिए किस टाइप के मटेरियल चाहिए आपको। तो पहला बोल दोगे इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं तो पता चला गला ही नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा हाई रेजिस्टिविटी। ये दोनों होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सर्किट टूटेगा ही नहीं है। सर्किट टूटेगा नहीं, काम खराब, आपका जल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इतना वीडियो आपको पूरा हेल्पफुल होगा, टेंशन कोई बात नहीं। देखो, किसी को कुछ लगे तो कमेंट वगैरह कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।